10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो बुक चल रही है अपनी फुटप्रिंट, और आई थिंक फुटप्रिंट के अंदर हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 तक कर लिए थे, जो कि बहुत ही बढ़िया और कमाल का चैप्टर था, जो कि बुक को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, मतलब बिना पैरों के निशान। ऐसे कैसे होता है? ऐसे तभी होता है जब कोई बंदा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। पैर नहीं है फिर भी पैरों के निशान है। इंसान की पहुंच देखो कितनी जबरदस्त है, मिस्टर इंडिया हो गया पूरा। खैर, हमने चैप्टर 5 के अंदर चैप्टर 5 की सारी बातें कर ली, क्वेश्चन आंसर कर लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का चैप्टर था। अब समय आ चुका है चैप्टर 6 के हम क्वेश्चन आंसर देखें। जैसे कि चैप्टर 6 के अंदर तुम्हें मालूम है चैप्टर का नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। जब भी हम एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो दिमाग में एक शब्द आ जाता है, यार साइंस की दुनिया तो बहुत ही अलग है। साइंस पढ़ना, साइंटिस्ट बनना, किसी चीज के बारे में रिसर्च करना, किसी चीज के बारे में खोज करना, डिस्कवरी करना, ये तो बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं सिर्फ किस बात को लेकर, साइंस को लेकर, कि साइंटिफिक होना या साइंटिफिक नॉलेज होना या साइंटिस्ट बनना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर तुम इस चैप्टर को ध्यान से समझने की कोशिश करते हो, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, तो ये चैप्टर तुम्हें बता रहा है कि एक साइंटिस्ट कैसे बनता है। और जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत जरूरी नहीं है, मेहनत तो तुम्हें किसी भी काम में करनी पड़ेगी। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आसान हो चाहे मुश्किल हो, छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, कैसा भी हो, बिना मेहनत के, बिना लगन के, बिना फोकस के तुम उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो, मेहनत तो सबके अंदर करनी पड़ती है। और ये चैप्टर तुम्हें ये बता रहा है कि एक साइंटिस्ट कैसे बनता है, और साइंटिस्ट बनने के लिए केवल एक इंसान की जरूरत नहीं, उसके साथ और भी कई लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि तुम्हें मालूम है इस चैप्टर के अंदर जो रिचर्ड एब्राइट है, उसकी मम्मी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है उसको ग्रो करने में, उसको बड़ा होने में, उसकी नॉलेज को विकसित करने में, उसको डेवलप करने में, उसको साइंटिस्ट बनने में। तो ये जो माएँ होती हैं, कुल मिलाकर अगर हम माँ बाप की बात करें, अपने पेरेंट्स की बात करें, अपने माता पिता की बात करें, तो ये वो दो लोग होते हैं जिनके बारे में हम शब्दों में नहीं बता सकते। इतने कमाल के लोग होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ही ऊंचे लेवल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो बात अलग है कि बच्चे आजकल माँ बाप को नीचे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, है ना। खैर, मुद्दे की बात करते हैं, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर के बारे में तुम्हें काफी अच्छी खासी नॉलेज हो गई है। हमने ये चैप्टर बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ लिया है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है? बटरफ्लाइज का। छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट है, वैसे रिचर्ड एब्राइट ने रियल में बहुत सारा कुछ किया था, ठीक है, वो तुम बायोग्राफी में पढ़ सकते हो, नेट पे गूगल कर सकते हो, जो मर्जी करो। खैर, मैं अभी भी यही बोलूंगा कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर पढ़कर मार्क्स लाने हैं, ना कि तुम्हें इस पर रिसर्च करनी है, ठीक है। अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो भरपूर लो, मैं मना नहीं कर रहा, गूगल है, सब देख लेगा, दिखा देगा, भरपूर मात्रा में वहां से नॉलेज बटोरो, ठीक है। लेकिन उससे पहले 4 क्वेश्चन समझ लो। स्टार्ट करते हैं भाई, समय आ गया है इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने का। बहुत बातें बना लिया, मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। हु वॉज रिचर्ड एब्राइट? बताओ, पूरी कहानी खत्म हो गई, ये तो बात ही कुछ अलग कर रहा है। ये कह रहा है रिचर्ड एब्राइट कौन है, बता देंगे। हाउ डिड ही प्लान हिज वर्क? उसने अपने वर्क का कैसे प्लान बनाया, मतलब क्या क्या योजना बनाई, उसने अपने काम करने की शुरुआत किस प्रकार करी। मुझे बताओ, जब भी हम कोई काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, चाहे अच्छा काम करो, बुरे काम की तो बात ही नहीं कर रहे भाई, टीचर है, बुरे काम को तो यहाँ पे प्रोत्साहित मैं करूंगा नहीं। मैं बात कर रहा हूं अच्छे काम की, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, जैसा मर्जी काम हो। किसी भी काम को करने से पहले क्या बना लेनी चाहिए? प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर तुम किसी काम को करने की प्लानिंग कर लेते हो, योजना बना लेते हो, तो वो काम थोड़ा सा अच्छे ढंग से हो जाता है कि नहीं। अगर नहीं बनाओगे प्लानिंग, भाई तुम्हारी मर्जी है, भगवान भी आकर उंगली कर सकता है कभी भी। चलो आंसर देखते हैं, मुद्दे की बात है, आंसर, ठीक है। तो रिचर्ड ने किस तरह से प्लानिंग करी, देखते हैं इसने झंडे गाड़े या नहीं गाड़े, है कि नहीं। देखो आंसर, रिचर्ड एब्राइट वॉज अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट था, ये जैसा हमें तो मालूम ही नहीं था। हु एट द एज ऑफ 22, जो कि 22 वर्ष की उम्र में बन गया। बताओ, लोग 22 वर्ष की उम्र में एक ढंग का इंसान नहीं बनते, साइंटिस्ट बन गया। लालत है तुम जैसे पर, मुझ जैसे पर भी ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमने सारी झंडियां गाड़ी है।
हम भी बेवकूफी बैठे, टीचर ही बन के रहेगा ये 22 साल की उम्र में, हीरो बन गया। बताओ, एक्साइटेड द साइंटिस्ट, बताओ वो किस प्रकार प्रसिद्ध हो गया था, एक वैज्ञानिक के रूप में। एक्साइटेड मतलब थोड़ा फेमस हो जाना, वैसे एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित होना है, उत्तेजित हो जाना, खुश हो जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्साइटेड है मतलब थोड़ा सा वो प्रसिद्ध हो गया था। वो कैसा माना जाने लगा था, साइंटिस्ट टाइप, है ना। उसे साइंस का वर्ल्ड, जो साइंस की दुनिया होती है, उसे वो बहुत पसंद आने लगी थी। ऑन थ्योरी ऑफ सेल्स, और वो किस पर काम कर रहा था, कोशिका की थ्योरी पर, कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेल्स होते हैं, तुम्हें मालूम है ना हमारी बॉडी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, दुनिया भर के सेल्स पाए जाते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये इसी चीज पर काम कर रहा था, जो सेल्स होते हैं उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो कैसे काम करते हैं, है ना, बेसिकली उसकी थ्योरी क्या होती है। तो उसमें ये अपना कुछ करना चाहता था, उस साइंस की दुनिया में ये अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहता था, है ना, वो उत्तेजित हो रहा था, खुश हो रहा था। बेकार इंसान, खाली समय में बैठकर कुछ ढंग का काम कर लेता। चलो खैर, अपने अपने शौक है। एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ पेंसिल्वेनिया, बताओ कितना बढ़िया नाम है भाई, पेंसिल्वेनिया। तो इसकी ग्रोथ हुई, मतलब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे होते, कोई एकदम से बड़ा तो होता नहीं है कि रात को 2 साल का था सुबह उठा तो 20 साल का था, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो धीरे बड़ा हो रहा था, मतलब ग्रो कर रहा था, है ना। कहां पर भाई, पेंसिल्वेनिया, होगी कोई जगह जहां पर, जब जहां मर्जी हमें क्या लेना। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाईज, इसने बटरफ्लाईज इकट्ठी करी। रॉक्स फॉसिल्स, चट्टानों में जो फॉसिल्स होते हैं, अवशेष होते हैं, उनको इकट्ठा करा। फॉसिल्स क्या होते हैं, मुझसे साइंस की क्लास में खुलकर पूछो, नहीं मालूम फिर भी तो गूगल पे सर्च करो। वैसे तुम साइंस के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के हो, तो तुम्हें फॉसिल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड कॉइन्स, और ये कॉइन इकट्ठे करने लगा। कॉइन ये नहीं एक 2-2 रुपए के सिक्के, कॉइन मतलब ओल्ड कॉइन्स होगा कुछ, हमें क्या लेना। इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस, साइंस की दुनिया में इसकी एक उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला थी। मतलब इसने कोई एक छोटी मोटी चीज हासिल नहीं करी थी, इसने कई सारी उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं अपने समय में। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें रियल में इसके बारे में क्या क्या डाटा है, वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धियां, अचीवमेंट का मतलब होता है कामयाबी। तो मतलब इसकी एक लंबी श्रृंखला है कामयाबी की, कोई एक कामयाबी नहीं है, इसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो इसने हासिल करी है अपने जीवन में। किसने, तुमने नहीं, तुमने तो कुछ भी हासिल नहीं करा, तुम तो ढंग के मार्क्स लिया हो, यही बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर और तुम्हारे मम्मी पापा पर। सही कह रहा हूं ना। इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस, तो साइंस की दुनिया में इसकी एक बहुत ही लंबी श्रृंखला थी उपलब्धियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What role did mother play in making of a scientist Richard Albright? तो उसकी जो माँ थी भाई, ये माँ ही होती है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। बड़े से बड़े नेता किस वजह से बनते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक माँ का हाथ होता है ना। तो बहुत ही बढ़िया कमाल की औरत थी, मतलब ये जो इसकी माँ थी, हेल्प करती थी भाई, हर कोई नहीं करता हेल्प। वरना आधी माए तो ऐसे कहते हैं अच्छा तू ही बनेगा साइंटिस्ट, 2 लगाती है बिठाती है नीचे, ठीक है। पहले की माए अच्छी थी, अब भी है वैसे तो अच्छी। What role did mother play in making of a scientist रिचर्ड एब्राइट? तो रिचर्ड एब्राइट को साइंटिस्ट बनने में उसकी माँ ने कैसे रोल प्ले करा, कैसे उंगली पूरी करी, यही तो थी जो सारा खेल खत्म करने को तैयार है। रिचर्ड एब्राइट मदर टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बताओ ट्रिप पर लेकर जाती थी। इसकी मम्मी इसको घुमाने लेकर जाती थी, तुम्हारी मम्मी घुमा के मारती थी, है कि नहीं। तो बच्चे तुम ऐसे थे, तुम्हें तो घुमा के ही मारना चाहिए, मैं तो कहूँ घुमा के क्यों, सीधे ही मारे। बोट हिम टेलीस्कोप, टेलीस्कोप लेकर आती थी। टेलीस्कोप तुमने देखा होगा, दूर की चीज पास दिखाई देती है ना, तुम लोगों को तो पास की चीज दिखाई नहीं देती। माइक्रोस्कोप, छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है, तुम लोगों को बड़ी से बड़ी चीज छोटी भी दिखाई नहीं देती। कैमरा, है कि नहीं, कैमरा लेकर आई, मुझे भी एक दिलवा देती तो मैं ढंग की वीडियो बनाता। माउंटिंग मटेरियल, माउंटिंग मटेरियल का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों पर चढ़ने वाला मटेरियल, माउंटिंग मटेरियल वो होता है, अब मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता किस तरीके से होता है। जो लोग लिविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब जैसे कि बटरफ्लाई की बात हो रही है तो बटरफ्लाई की बात करते हैं। बटरफ्लाई को इकट्ठा करते थे तो उसको एक बुक के अंदर सेट करना होता है, और वो चीज बिल्कुल वैसी ही रहे, ज्यादा उसके अंदर परिवर्तन ना आए।
उसके लिए कुछ माउंटिंग मटेरियल होता है, और माउंटिंग मटेरियल को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी भी अपनी एक टेक्निक होती है। अगर गलत तरीके से तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो खराब हो जाएगा सारा, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, उसे कहते हैं माउंटिंग मटेरियल। तो वो भी इसकी मम्मी ने ला कर दिया इसको, बताओ कितनी बढ़िया माँ है इसकी, है ना। मुझे भी कोई मेरी माँ मार कर ला दे, मुझे खुद ही लाने पड़ते हैं। एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरी चीजें लेकर आती थी। शी फाउंड हिम वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, वो उसके एक सीखने का तरीका बन गई थी। मतलब वो अपनी माँ के बिना कुछ भी चीज कर नहीं पाता था। कहने का मतलब ये कि अगर उसे कुछ भी सीखने के लिए चीज लानी होती थी या मंगवानी होती थी तो वो किससे कह दिया करता था बेचारा, अपनी माँ से। बेचारा अपनी माँ का दुलारा, है कि नहीं। आज के समय में तो नहीं होता कोई भी बेचारा, बस होता है वक्त का मारा, है ना। यही तो है खेल सारा। शी फाउंड फॉर हिम वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, तो वो उसको हर तरह की चीज लेकर आती थी और उसी तरीके से वो सीख पाता था। शी गॉट हिम द बुक, और उन्होंने उसे एक बुक भी ला कर दी। बुक का नाम क्या था भाई, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क का मतलब होता है राजा रानी, वैसा वाला नहीं, कहानियों वाला राजा रानी नहीं। राजा रानी, ये जो बटरफ्लाईज होती हैं इनमें राजा रानी होती हैं, स्पीशीज होती हैं बेसिकली, उसे बोला जाता है राजा रानी। ठीक है। मुख्य, मुख्य तितली, एक तरीके से मुख्य तितली। ठीक है। विच ओपन अ न्यू वर्ल्ड फॉर द ईगर साइंटिस्ट। ईगर का मतलब होता है नया नया, मतलब जो लोग नए नए साइंटिस्ट बन रहे हैं, जिनमें सीखने की इच्छा है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बहुत ही उत्सुक है, जो बहुत ही जिज्ञासु है, जो बहुत ही पागल है सीखने के लिए, उन लोगों के लिए ये किताब बहुत ही कमाल की थी। कौन सी किताब, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो इसने एक नई दुनिया खोल दी थी ईगर साइंटिस्ट के लिए। ईगर साइंटिस्ट मतलब जो उत्सुक वैज्ञानिक है, जो अभी नया नया बना है, जो अभी नया नया सीखना चाहता है, उसे कहते हैं ईगर साइंटिस्ट। ईगर का मतलब होता है भूखा, मतलब जो अभी बिल्कुल भूखा है ज्ञान के लिए, उसे ज्ञान चाहिए, उसे ज्ञान दो। और उसको ये ज्ञान किससे मिला, इस किताब से मिला, तुमसे नहीं, तुम्हें तो खुद नहीं मिल पाया ज्ञान। तुम लोगों को पानी पीना है तो मैं दे नहीं सकता, सॉरी, है ना। मेरी स्क्रीन गीली हो जाएगी, तुम्हारा क्या जाएगा। तो इस किताब ने उसके सामने एक नई दुनिया खोल दी थी। किसके सामने, रिचर्ड एब्राइट के सामने। तुम लोगों के सामने नहीं, तुम लोगों की तो खुद की दुनिया बिगड़ी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। तो देखो जब मेला लगा था, जब ये मेले में गया तो मेले में ये जीता ही नहीं भाई। इसने कुछ ऐसा नहीं करा था उस समय कि जिसकी वजह से ये जीत सके, क्योंकि जीतने के लिए जीतने लायक बनना पड़ता है, और ये जीतने लायक तब नहीं था। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम, अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज तुम्हारी नहीं है कि नहीं। बात की गंभीरता को समझो। तुम उस चीज को हासिल करने लायक बनो तो सही, वो चीज अपने आप आ जाएगी तुम्हारे पास। अगर तुम जिस दिन उस चीज के लायक हो गए, वो चीज तुम्हें मांगनी नहीं पड़ेगी, वो चीज अपने आप आएगी। चलो छोड़ो, तुम्हारी बस की बात नहीं है सब। आंसर देखते हैं इसका। तो वो क्यों नहीं जीता था, वो इसलिए नहीं जीता था क्योंकि इसने कुछ भी रियल नहीं करा था, कुछ भी ओरिजिनल नहीं करा था। ठीक है, कुछ ऐसा लेकर आओ साइंस की दुनिया में जो कुछ खास हो, तब तुम जीतोगे। तुम कॉपी नहीं कर सकते, यू कांट कॉपी। एब्राइट डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। एब्राइट कुछ भी नहीं जीता था साइंस फेयर में, जो वो मेला लगा था। ही लर्न्स दैट विनर हैड ट्राइड टू शो रियल एक्सपेरिमेंट। उसे ये बात पता चली कि जो विजेता होते हैं उन्हें कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, कुछ असली वो करने होते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब
इसका एक हिंदी में शब्द याद नहीं आ रहा है मेरे को एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। अगर तुम लोगों को कुछ खास शब्द याद है तो अच्छी बात है। वैसे एक्सपेरिमेंट इंग्लिश में भी तुम्हें मालूम होगा क्या करते हैं, वो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। हिंदी में शब्द याद नहीं आ रहा इसका, चलो छोड़ो। तो इतनी बात तो ही समझ गया था कि अगर जीतना है, अगर मुझे भी विजेता बनना है, तो मुझे कुछ भी करके क्या करना पड़ेगा, एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ही हिमसेल्फ इज अ लूजर, वो खुद एक लूजर था, एज ही हैज नॉट शोन रियल साइंस, क्योंकि उसने असली साइंस नहीं दिखाई थी, उसने कुछ भी असली नहीं करा था। अगर उसे जीतना है, अगर कंपटीशन जीतना है, अगर उसे दुनिया को साबित करना है, तो उसे कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जो रियल होगा, जो बिल्कुल असली होगा, जो बिल्कुल वास्तविक होगा, ठीक है। तब तक वो नहीं जीत सकता जब तक ये नकल करेगा, नकल से असल नहीं बनता। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। ये कह रहा है कि जो वाइसरॉय होती हैं वो मोनार्क की नकल क्यों करती है, कॉपी क्यों करती हैं। मैं तुम्हें बता देता हूं, मोनार्क जो बटरफ्लाईज में प्रजाति होती है वो राजा रानी होती है, मुख्य तितली होती है। अभी मैं तुम लोगों को तितलियों के बारे में तो खैर नहीं बता सकता, अगर तुम्हें तितलियों के बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है। क्योंकि सच बताऊं तो इस चैप्टर के अंदर भी तितलियों के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताई, क्योंकि भाई साइंस का चैप्टर नहीं है, इंग्लिश का चैप्टर है, और बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है। तितलियों के अंदर राजा रानी तितलियां होती हैं, मुख्य तितली जिसे हम कहते हैं, जो मेन फॉर्म होती है ना, स्पीशीज जो होती है प्रजाति की, दिखने में भी सुंदर होती हैं ये, और साइज में भी थोड़ी सी बड़ी होती हैं। अब इनकी खासियत सुनो, मोनार्क जो होती हैं, अगर कोई पक्षी मोनार्क तितली को खा लेता है, तो खाने पर मोनार्क का जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं होता, कड़वा टेस्ट होता है, बेकार टेस्ट होता है। इसलिए जो पक्षी होते हैं, पक्षी वगैरह जो होते हैं, वो तितलियों को खा जाते हैं, लेकिन वो मोनार्क को नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते, क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट नहीं है। तुम कौन सा खाना पसंद करोगे, जो खाना टेस्टी होगा। इसलिए मोनार्क को कोई नहीं खाता, इसलिए ये उड़ती रहती है, वो लंबे समय तक जीती हैं। यही इनकी खासियत है राजा रानी तितलियों की। लेकिन जो वाइसरॉय होती हैं, वाइसरॉय भी एक प्रजाति है, तितली की एक प्रजाति होती है वाइसरॉय, ठीक है, वाइसरॉय। तो वाइसरॉय भी एक प्रजाति होती है, लेकिन वाइसरॉय खाने में बड़ी टेस्टी होती है, इसलिए पक्षी इन्हें खाना पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि वाइसरॉय मोनार्क की नकल क्यों करती है, क्यों कॉपी करती है उन्हें। जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज होती हैं वो मोनार्क की नकल क्यों करती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मोनार्क का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा, मोनार्क को कोई नहीं खाता, इसलिए वाइसरॉय ना जानबूझकर किसकी नकल करती है, मोनार्क की। पक्षियों को कैसा लगेगा कि ये मोनार्क है, इसलिए पक्षी उसे भी नहीं खाएंगे। किसको भी नहीं खाएंगे, वाइसरॉय को। इसलिए दिखने में वो खुद का लुक, खुद की आइडेंटिटी और खुद की एक्टिविटी कैसे कैसे करती हैं, जैसे कि कौन सी तितलियां करती हैं, मोनार्क करती हैं, खुद की जान को बचाने के लिए। खुद को बचाने के लिए वो इसलिए नकल करती हैं, समझ रहे हो ना, समझ में आ गया है ना। वाइस रॉय, मान लो ये वाइस रॉय तितलियां हैं और ये मोनार्क हैं। वाइस रॉय खुद को बचाने के लिए किसकी नकल करती है, मोनार्क की, क्योंकि वाइस रॉय जानती है मोनार्क को पक्षी नहीं खाते हैं। अगर हम भी मोनार्क की तरह लगेंगे तो पक्षी हमें भी नहीं खाएंगे और हम भी बच जाएंगे, तो वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करती हैं। अब आंसर देखते हैं। एब्राइट थ्योरी प्रूव्ड दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क। एब्राइट की थ्योरी इस बात को साबित करती है कि जो वाइसरॉय होती हैं वो दिखने में मोनार्क की तरह होती हैं, बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। क्योंकि जो मोनार्क का टेस्ट होता है वो पक्षियों को अच्छा नहीं लगता, पक्षियों को पसंद नहीं है मोनार्क। बट वाइसरॉय टेस्ट गुड टू बर्ड्स, लेकिन वाइसरॉय का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, पक्षियों को बहुत पसंद आता है। Therefore butterfly to try to look like monarch। इसलिए जो तितलियां होती हैं वो किसकी नकल करती हैं, कॉपी करती हैं, मोनार्क की। वो खुद को कैसे दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम भी मोनार्क हैं, so that they can be saved, ताकि वो बच सके, मतलब वो जिंदा रह सके और कोई भी पक्षी उन्हें खाए ना। इस वजह से वो ऐसा करती हैं, वरना उनके ऐसा करने के पीछे कोई रीजन नहीं है, सिर्फ इसके अलावा।
what were the factors which contributed to Albright development as a scientist? आखिर वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से एब्राइट एक वैज्ञानिक के रूप में विकसित हुआ? मुझे बताओ, सबसे बड़ा रोल क्या था? उसकी माँ। उसकी माँ ने उसका बहुत ही ज्यादा साथ दिया, कदम कदम पर साथ दिया, और भगवान करे ऐसी माँ सबको मिले, हर किसी का लड़का साइंटिस्ट बने। मैं तो कहता हूं साइंटिस्टों की क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, है कि नहीं? चलो खैर, बाढ़ आए जो आए, फिलहाल आंसर देखते हैं। एब्राइट वॉज क्यूरियस एंड ईगर लर्नर। एब्राइट जो था वो बहुत ही जिज्ञासु था। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। कुछ लोग होते हैं ना, नई चीजों को जानने के पीछे पागल रहते हैं, पागलपंती में नाली में गिर जाते हैं। खैर ऐसा तो नहीं होता, ये तो मजाक की बात है। तो एब्राइट बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था, उत्सुक रहता था, जिज्ञासु। एंड ईगर लर्नर, ईगर मतलब बिल्कुल उत्तेजित, भूखा, जिसे कहता है ना भूखा है, ये बिल्कुल ज्ञान का भूखा, कि मुझे सीखना है, नहीं मुझे ये सीखना है। कुछ लोग होते हैं, नहीं हो रहा, चल कोई नहीं कल कर लेंगे, कल भी नहीं हो रहा, चल कोई नहीं परसों कर लेंगे, परसों भी नहीं हो रहा, चल छोड़, हो ही नहीं रहा है तो, ऐसे करते हैं। लेकिन ये क्या करता था, होएगा कैसे नहीं, आज करके छोड़ूंगा, आज रात तक करके छोड़ूंगा, करके ही छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये इस तरह का था, ईगर लर्नर था। लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला, और ईगर का मतलब बहुत ही उत्तेजित, पीछे लगने वाला। करके मानूंगा भाई, चाहे इधर से उधर क्यों ना मर जाऊं, मैं करके मानूंगा भाई, कर ले, हमारा क्या जा रहा है, हमने रोका है। ही हैड अ ब्राइट माइंड, उसका जो दिमाग था वो बहुत ही शानदार था, शार्प माइंडेड, मेरी तरह। लॉट ऑफ टाइम, दुनिया भर का उसके पास समय था, तुम लोगों की तरह। पेशेंस, उसके अंदर धैर्य था, शांति थी, मेरी तरह। एंड कैपेसिटी टू वर्क हार्ड, और मेहनत करने की क्षमता थी, तुम लोगों की तरह। अब तो खुश हो। ही वॉज डेडिकेटेड, वो बहुत ही समर्पित था। एंड डिवोटेड टू हिज रिसर्चेज, और जो भी वो रिसर्च करता था, जो भी वो खोज करता था, उसमें बहुत ही पूरी तरह से समर्पित था। डेडिकेटेड मतलब अपने काम में खोया रहता था, डेडिकेटेड होना ना, समर्पण, समर्पण के साथ खुद को बुला देना। He was also assisted by his mother in his learning process. उसको बहुत ही ज्यादा मदद मिलती थी अपनी माँ से सीखने में, मतलब सीखने में उसकी मम्मी भी बहुत मदद करती थी। उसकी मम्मी कुछ बताती तो खैर नहीं थी, उसकी मम्मी को तो कुछ नहीं आता था, लेकिन दूसरी चीजों में बड़ी हेल्प करती थी उसकी मम्मी। कोई भी सामान चाहिए उसको ला कर देती थी, कहीं पर अगर घूमने जाना है, वहां पर जाकर कुछ उसे एक्टिविटी करनी है तो उसको वहां पर लेकर जाती थी। कितनी अच्छी मम्मी है बताओ, हमारी मम्मी तो गली के बाहर नहीं ले जाती, हमें हमें खुद ही जाना पड़ता है। ऑल दिस लेड टू हिज डेवलपमेंट एज अ साइंटिस्ट, और इन्हीं सब वजह के कारण उसको एक वैज्ञानिक के रूप में विकसित होने में क्या मिली, मदद मिली। और वो बहुत ही कमाल का, बहुत ही शानदार क्या बन गया, एक वैज्ञानिक बन गया।